हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। सेक्शन 28 आपने फाइनली कंप्लीट कर लिया है, चार्जिंग सेक्शन पीजीबीपी का। आज की क्लास में आप देखने जा रहे हैं वो इनकम जो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है। सेक्शन 28 में क्या देखा था? वो इनकम जो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। यहां पे आप देखेंगे वो इनकम जो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है। वैसे तो वो इनकम देखने में ऐसी लगेगी कि पीजीबीपी की ही है, बिजनेस प्रोफेशन की ही इनकम है, लेकिन फिर भी वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। आइए देखते हैं। यहां पे आप जिन भी इनकम्स को देखेंगे ना, वो इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं है, यानी कहीं और टैक्सेबल है। मे बी हाउस प्रॉपर्टी, मे बी अदर सोर्सेस, कहीं ना कहीं और टैक्सेबल है। तो जिस हेड में टैक्सेबल है वहां पे तो आप देखेंगे ही देखेंगे इस इनकम को, लेकिन मैंने उन सभी को एग्रीगेट कर दिया क्योंकि हम भूल जाते हैं बिजनेस से रिलेटेड ही कुछ इनकम लग रही थी लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में है, बिजनेस से ही रिलेटेड ये इनकम लग रही है लेकिन अदर सोर्सेज में है। तो मैंने क्या किया, उन सबको इकट्ठा कर दिया और एक जगह पे प्रेजेंट कर दिया कि देखो भाई, ये इनकम बिजनेस से रिलेटेड लगती है देखने में प्राय तो, लेकिन ये इनकम टैक्सेबल कहां है? दूसरे हेड्स में है, ये पीजीबीपी की इनकम नहीं है। देखिए, फॉलोइंग इनकम्स आर दो इन द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसका नेचर बिजनेस एंड प्रोफेशन जैसा दिखेगा आपको। सेल नॉट बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड, पर इस हेड में टैक्सेबल नहीं है। पहला है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन से रेंट की बात कर रहा है? इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22 अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इवन दो द एसएससी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट प्रॉपर्टीज ऑन रेंट। अगर आपका धंधा ही है किराए पे प्रॉपर्टी देना, तो आपकी इनकम कौन सी है? पीजीबीपी की? नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या ये बात आपने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा है? हाँ, आपने पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि एक कंपनी है जिसका ऑब्जेक्ट क्लॉज में यही लिखा हुआ है ना कि उसका काम क्या है? लेट आउट करना प्रॉपर्टीज को। स्टिल उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की होगी, बिजनेस प्रोफेशन की नहीं होगी। दूसरा, सच प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड किसके लिए? बिल्डर्स के लिए। बिल्डर्स का प्राय तो काम ये होता है कि वो प्रॉपर्टी बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और फ्लैट्स को उठा के बेच देते हैं, वो किराए पे नहीं देते। लेकिन अगर उन्होंने किराए पे दे दिया उस फ्लैट को, जब तक कि फ्लैट बिक नहीं रहा है तब तक के लिए किराए पे दे दिया कि चलो भाई अभी फ्लैट बिका नहीं है, किराए पे दे दे, कुछ किराए की इनकम आ जाए, तो ये इनकम कौन सी है? हाउस प्रॉपर्टी की। ठीक है, हालांकि जब वो फ्लैट बेचेंगे तो इनकम कौन सी आएगी? पीजीबीपी की। वो बिजनेस है, फ्लैट उनकी इन्वेंट्री है। बट अगर रेंटल इनकम उससे आ गया तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। दूसरी बात आपने ये भी पढ़ा है हाउस प्रॉपर्टी में कि हाउस प्रॉपर्टी किराए पे होना जरूरी नहीं है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी है तो भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ सकती है। तो बिल्डर्स के रिस्पेक्ट में क्या बात पढ़ा था कि जिस साल आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है प्रॉपर्टी का, उस साल के अंत से 2 साल के अंदर अंदर अगर प्रॉपर्टी आपकी नहीं बिकी, बिल्डर्स के लिए क्या है कि अगर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया और वहां उस साल के, जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है उस साल के अंत से 2 साल तक के अंदर अंदर अगर आपके फ्लैट्स नहीं बिके तो वो फ्लैट्स डीम लेट आउट मान लिए जाएंगे और इनकम कौन सी आ जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी की, ना कि पीजीबीपी की, हाउस प्रॉपर्टी की। डीम्ड लेट आउट मान लिए जाएंगे और आपको पता है कि वहां पे क्या होगा? डी लेट आउट मान लिए जाएंगे तो उसकी इनकम कंप्यूट कर दी जाएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नोट, however, where letting of house supporting the smooth running of the business incidental to business, then such income shall be taxable under this head. हाँ, एक बात आपने पढ़ी थी, when the letting is incidental and subservient to the main business of the company। याद आ रहा है जिसमें मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर आप सर्वेंट क्वार्टर्स बना के, ठीक है, किराए पे दे देते हो, तो उस सर्वेंट क्वार्टर से जो इनकम आती है, उस सर्वेंट क्वार्टर का जो किराया आता है, वो बिजनेस की इनकम कहलाएगी। वो क्यों? एक्चुअली वो सर्वेंट क्वार्टर ना देना बहुत जरूरी था मेरे धंधे के लिए। अगर हम नहीं देंगे तो मेरा धंधा ही नहीं चल पाएगा भाई। ये सब आपने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं। राइट, हम सर हमने एक बिल्डिंग बनाई, उसमें 100 वर्कर्स के रहने का जुगाड़ कर दिया। ठीक है, 100 कमरे बना दिए हमने। हर कमरे का हम किराया कितना लेते हैं महीने का? मान लेते हैं 200 रुपया। तो 100 कमरे से किराया कितना आ गया? 200 इंटू 100, कितना आ गया? 200 इंटू 100, 20,000 रुपया। ठीक है,
20,000 रुपया आ गया, लेकिन उस पूरी बिल्डिंग के मेंटेनेंस में पता है हम कितना खर्चा कर देते हैं, 40,000 रुपया, 50,000 रुपया महीने का। तो एक बात बताइए, क्या वो किराया लेना मेरी मकसद थी? नहीं, पता है वो तो जरूरी है मेरे बिजनेस के लिए, सर्वेंट को जगह देना, वहां पे वर्कर्स को जगह देना, नहीं तो धंधा ही नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली मेरी साइट जो है बहुत रिमोट एरिया में, वहां वर्कर्स मिलते नहीं है, तो सर्वेंट क्वार्टर बनाना जरूरी था। किराए पे हमने क्यों दिया? सीरियसनेस के लिए, क्योंकि अगर मैं किराया नहीं मांगूंगा 200 रुपया महीना ना, तो जिन वर्कर्स को नहीं जरूरत है वो भी ले लेंगे वहां। तो मैं चाहता था जेन्युइन जिनको वर्कर्स को जरूरत है, जो दूर से आ रहे हैं, वही ले वहां पे। एंड देयरफॉर आई केप्ट दिस कि 200 रुपया महीना देना पड़ेगा आपको। एक्चुअली पैसा लेने से ना सीरियसनेस आ जाती है। बहुत सारी जगह पे, एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी मैंने कई बार देखा है, वेइंग मशीन वगैरह लगी होती है, ठीक है। अब एक बात बताइए, वहां पे अगर कोई फ्री में वेट कर ले तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या एयरपोर्ट का? नहीं, लेकिन फिर भी उस वेइंग मशीन में पॉइंट्स डालने का सिस्टम होता है, ठीक है, ताकि भाई जिसको जरूरत है वही आके वेट करे, ठीक है। अब तो रिमूव हो गए हैं, बहुत पहले ऐसा होते थे, ठीक है। तो पैसा लेना सीरियसनेस क्रिएट करता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड ऑन शेयर्स। Dividend on shares is taxable under section 56(2)(1), that is under the head income from other sources. Dividend shares पे income from other sources में taxable होते हैं, even though the SEC deals in share and such shares are held as stock in trade. क्या बोल रहा है? अभी लास्ट क्लास में ही आपसे मेरी बात हुई कि शेयर्स को आप एज एन इन्वेस्टमेंट भी होल्ड कर सकते हो, एज एन स्टॉक इन ट्रेड भी होल्ड कर सकते हो। याद आ रहा है आपको लास्ट क्लास में आपको क्या सिखाया था? शेयर्स को एज एन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आप इन्वेस्टर हो, और अगर आप कहते हो कि नहीं भाई मैं तो ट्रेडर हूं, तो आपके लिए शेयर्स जो है स्टॉक इन ट्रेड है, आपके लिए इन्वेंट्री है। तो अगर आप सेल कर दोगे इन शेयर्स को, एज एन इन्वेस्टमेंट आपने होल्ड किया था, तो इनकम जो आपकी होती है वो कैपिटल गेन की होती है, और स्टॉक इन ट्रेड अगर आप उसे समझते हो तो आपकी इनकम पीजीबीपी की होती है। यहां ये बात नहीं कर रहा है उसके सेल की, कह रहा है जो डिविडेंड आएगा शेयर्स पे, अब जब तक नहीं बेचे हो तब तक शेयर्स पे डिविडेंड भी तो आते हैं। कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो डिविडेंड बांटती है, बेच दोगे तो ये इनकम आएगी, लेकिन जो डिविडेंड आएगी शेयर्स पे वो कौन सी इनकम है? तो देखिए इसके लिए क्या बोल रहा है, कह रहा है टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2), दैट इज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इवन दो द एसएससी डील्स इन शेयर्स एंड सच शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप शेयर में डील करते हो, वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो भी कह रहा है डिविडेंड की इनकम जो होगी वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही है। हालांकि जब इन्वेस्टमेंट है तब तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है ही, आपको बता रहे जब स्टॉक इन ट्रेड है तो, मतलब अगर शेयर्स आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, आप उसे बेचोगे तो इनकम क्या कहलाएगी? पीजीबीपी। 100 रुपए का शेयर खरीद के 110 का बेच दिए तो 10 रुपए पीजीबीपी है, लेकिन 100 रुपए का शेयर खरीदे उस पर 8 रुपए का डिविडेंड आ गया, तो ये 8 रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, भले ही वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड क्यों ना था। ठीक है, बस ये चार्ट बन गया, याद रखिए इसको। आगे देखिए क्या कहता है, द प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन अगर आपको सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट आता है विच इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो कह रहा है ये बात लागू नहीं होती है। अब ये क्या मतलब है? आपके पास शेयर्स नहीं, डिवेंचर्स हैं कंपनी के, आपने इन डिवेंचर्स को कैसे होल्ड कर रखा है? क्वाइट पॉसिबल कि आपने इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड कर रखा है या स्टॉक इन ट्रेड, दोनों बातें लिखते हैं। आपने डिबेंचर्स को सेल किया, आपकी इनकम कौन सी आएगी? और आपको इन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आया तो इनकम कौन सी आएगी? राइट, सो यहां पे जो हम डिबेंचर बात कर रहे हैं किसके लिए बात कर रहे हैं? ये सिक्योरिटीज जो अलग से लिखा हुआ है इसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, द प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, दिस कैन बी बॉन्ड, दिस कैन बी डिबेंचर, आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटीज, राइट, डिबेंचर, बॉन्ड। इफ वी टॉक ऑफ द ग्रुप तो ये ग्रुप का नाम हो गया सिक्योरिटीज, अदर देन शेयर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इफ इन केस यू सेल तो कैपिटल गेन की इनकम होती है,
और अगर इंटरेस्ट आता है तो वो IUS की इनकम होती है इन बोथ द केसेस, चाहे स्टॉक इन ट्रेड हो इन्वेस्टमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए, इन केस ऑफ सिक्योरिटीज देयर इज नो क्लासिफिकेशन एज टू वेदर यू आर इन्वेस्टर और ट्रेडर। ऑब्वियसली देयर कैन नॉट बी एनी ट्रेडिंग इनटू डिबेंचर्स, राइट। शेयर्स में ट्रेडिंग हो सकती है क्योंकि भाव बहुत तेज फ्लक्चुएट करते हैं। क्या डिबेंचर्स के स्टॉक एक्सचेंज में भाव बहुत फ्लक्चुएट करते हैं? नहीं, इसमें तो फ्लक्चुएशन होता ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। इंटरेस्ट रेट मार्केट में जब चेंज होता है, जब कभी कभार चेंज होता है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट वगैरह को चेंज करेगी तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ जाएगा इसके प्राइसेस में, दैट्स ऑल। तो इसमें कोई ट्रेडिंग होती ही नहीं है, तो देयर इज नेवर एन क्लासिफिकेशन एज टू इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये क्लासिफिकेशन ही नहीं होती। तो अल्टीमेटली इट्स वन एंड द सेम थिंग इन केस ऑफ सिक्योरिटीज। सो बस यही बात यहां पे ध्यान रखने वाली थी कि स्टॉक इन ट्रेड के केस में यहां IUS है, ठीक है, अदरवाइज सेल के केस में यहां क्या है, PGBP है। दिस वाज टू बी हाईलाइटेड। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, रेसेस एसेट्रा, ये होती है तकदीर वाली इनकम, हम इसको बोलते हैं तकदीर वाली इनकम। और तकदीर वाले में विनिंग टैक्सेबल होती है, ना कि इनकम टैक्सेबल होती है। सबसे खास बात, पूरे इनकम टैक्स में ये एक्सेप्शनल वर्ड है, हर जगह इनकम टैक्सेबल होती है, यहां पे विनिंग टैक्सेबल होती है। मतलब अगर आप 10 रुपए का लॉटरी खरीदते हो, आपने 10 रुपए की लॉटरी खरीदी और आपका 100 रुपए का इनाम आ गया, तो बताइए इनकम कितनी है भाई? 100 रुपए की लॉटरी खुली, 10 रुपए का खरीदे भी तो थे, तो 10 रुपए घटाओ, 90 रुपए ना कमाए। 10 की लॉटरी खरीदे और 100 रुपए का इनाम निकल गया, तो कितना कमाए? 90 रुपया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, विनिंग पे टैक्स लगता है। जितने रुपया का इनाम निकला उस पे टैक्स लगता है। तो ये जो तकदीर वाली इनकम होती है ना, उसमें विनिंग पे टैक्स लगता है। हमें घोड़े, हॉर्स रेस चल रहा है, हमें घोड़े पे 1 करोड़ रुपए लगाए, वो घोड़ा जीत गया और हमको 5 करोड़ रुपया मिल गया, तो भाई कमाए कितना? 1 करोड़ रुपया लगाए थे तो 5 करोड़ रुपया मिला है, 4 करोड़ कमाए, लेकिन टैक्स लगेगा 5 करोड़ रुपए। अंडरस्टूड? विनिंग टैक्सेबल होती है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, रेसेस एसेट्रा, ये जितनी भी तकदीर वाली इनकम है आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे टैक्सेबल होती है, इवन इफ सच इनकम इज डेराइव्ड टू रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। अगर ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से भी होगा तो भी ये क्या कहलाएगा? ये तो भी कहलाएगा कि दिस इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, पता है मेरा काम ही क्या है? लॉटरी खेलना, बस एक ही काम ही करते हैं। तुम हमसे पूछोगे भी क्या काम करते हो, तो हम कहेंगे लॉटरी खेलते हैं, यही मेरा काम है। ठीक है, तो लॉटरी से जो हम कमाते हैं, ये मेरी कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, आपके घर रिश्ता लेके लड़की वाले आए, लड़की के माँ बाप ने आपसे पूछा कि बेटा क्या करते हो, क्या काम है तुम्हारा? तुमने कहा कि घोड़े के रेस में पैसा लगाते हैं। पूछा काम क्या करते हो? वो तो ठीक है, शौक से करते होगे, कभी कभी जुआ खेलते होगे। कि नहीं, यही मेरा काम है। सुबह उठते हैं, घोड़े पे पैसा लगाना शुरू करते हैं, शाम खत्म ही इससे करते हैं, घोड़े पे पैसा लगाते हैं, बस यही काम करते हैं। हॉर्स रेस में हम बेटिंग करते हैं। तो जो आप कमाते हैं, क्या वो आपकी बिजनेस की इनकम है? नहीं, स्टिल इट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो देखिए, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ इनकम ऐसी है जो बिजनेस की तरह आप कर रहे हैं, वो प्रायर दिखेगी कि बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, स्टिल इट इज योर इनकम ऑफ अदर हेड्स। ठीक है, वो कहीं और टैक्सेबल हो रही है। लेकिन अब देखिए, ये एक नई बात कह रहा है यहां पे, ट्रीटमेंट ऑफ लॉटरी टिकट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अब ये क्या चीज है? पहले तो अब लॉटरी का इसमें पूरा व्यापार समझना पड़ेगा, बड़ी आफत है, नहीं तो ये लॉटरी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड वाली बात ही नहीं समझ में आएगी। पढ़ लेते हैं एक बार लाइन और फिर उसके बाद समझाते हैं। However, where an SSC deals in lottery ticket and some of the lottery tickets remain unsold, any winning from unsold lottery ticket shall be treated as incidental to business and taxed under the head PGBP। ये पता नहीं कौन सी अनसोल्ड लॉटरी टिकट की बात कर रहा है, जिसको कह रहा है कि विच इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, एंड उससे जो इनकम आ जाएगी, विनिंग आ जाएगी, मतलब वो लॉटरी खुल जाती है और पैसा आ जाता है, तो वो PGBP की इनकम है। तो आइए पूरा धंधा समझिए अब लॉटरी का, ये लॉटरी वाला धंधा कैसे होता है। आप भी कहोगे सब मजा तो आता है, एक बात है, ऐसे ऐसे धंधे के बारे में पता चलता है जो हमने सोचा भी नहीं था। सर अब पूरा बिजनेस खोल के रख देते हैं कि ये कैसे हो रहा है। आइए समझिए। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि लॉटरी इज एन स्टेट मैटर,
इसीलिए आप देखेंगे कुछ स्टेट में लॉटरी चल रही है, कुछ स्टेट में लॉटरी नहीं चल रही। ये एक सेंट्रल मैटर नहीं है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले सकती कि लॉटरी बंद करनी है कि खुली रहेगी। तो ईयर 2000 में, मैं उत्तर प्रदेश में हूं, और उत्तर प्रदेश में ईयर 2001 या 2 में लॉटरी बंद हो गई थी, शायद 2002 में लॉटरी बंद हो गई थी, उसके बाद कभी लॉटरी आई ही नहीं। आज भी केरला वगैरह में लॉटरी चलती है, ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे लॉटरी चलती है। तो ये लॉटरी का पूरा सिस्टम क्या है, ये बिजनेस कैसे होता है, आइए पहले उसको समझते हैं। एक होती है इशूइंग कंपनी, इशूइंग कंपनी, लॉटरी इशूइंग कंपनी, ये वो कंपनी है जो लॉटरी अपनी छाप रही है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इस लॉटरी का नाम है राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी जैकपॉट, ठीक है। राज मेरा नाम है, लक्ष्मी भाई लक्ष्मी देवी हैं, ठीक है, जो गॉडेस ऑफ मनी मन हैं, और जैकपॉट मतलब लंबा कुछ निकलेगा, इसके लिए जैकपॉट नाम है, तो सुंदर सा नाम रखा गया है राजलक्ष्मी जैकपॉट। तो एक लॉटरी इशूइंग कंपनी है, ये क्या करती है, लॉटरी बेचती है डिस्ट्रीब्यूटर को। अभी डिस्ट्रीब्यूटर लॉटरी बेचता है रिटेलर को, ठीक है, जो काउंटर लगा के बैठ जाते हैं, अब जिनके यहां पे अब कस्टमर्स आते हैं लॉटरी खरीदने के लिए, और ये लॉटरी फिर बेचता है कस्टमर्स को, ठीक है। ये कस्टमर्स जो है, ये लॉटरी खेलने वाला है, ठीक है, ये कस्टमर कौन है, ये जुआ खेलता है, ठीक है। यही कस्टमर है जो बेटिंग करता है, शर्त लगा रहा है, मतलब जुआ खेल रहा है, बेटिंग मतलब हम शर्त को बोल रहे हैं, ठीक है। जुआ लगा रहा है कि भाई 10 नंबर की लॉटरी खुलेगी कि 5 नंबर की लॉटरी खरीदेगी, ये लॉटरी खरीदता है, ठीक है। लेट मी नॉट यूज द वर्ड बेटिंग। इसकी जो इनकम होती है वो आईओएस की होती है। ये रिटेलर लॉटरी बेचता है, इसकी इनकम जो होती है पीजीबीपी की होती है, इसकी भी इनकम डिस्ट्रीब्यूटर की पीजीबीपी की होती है, ये भी जो लॉटरी में कमाएगा इशूइंग कंपनी, ये भी पीजीबीपी की इनकम है। आइए अब सबकी इनकम की बात करते हैं, कैसे इनकम बनता है। अब ये क्या करता है, मान लीजिए कंज्यूमर को टिकट 10 रुपए की मिलती है, ₹10 की, तो ये रिटेलर को ये टिकट पड़ रही होगी, मुझे लगता है ₹9 की, डिस्ट्रीब्यूटर को पड़ रही होगी 8.50 की, 8.5 रुपए की, ठीक है। यानी 10 रुपए की जो लॉटरी टिकट है, कस्टमर 10 रुपए में खरीदता है, रिटेलर उसी को 9 रुपए में खरीद के 10 रुपए में बेचता है, तो 1 रुपए कमाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर 50 पैसा पर लॉटरी कमा रहा होगा मोटा मोटी, तो वो जब रिटेलर को बेचेगा 8.5 रुपए में खरीद के 9 रुपए में बेचेगा। ये इशूइंग कंपनी जो है ये 8.5 रुपए के हिसाब से लॉटरी दे रही है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे इशूइंग कंपनी कैसे कमा रही है, मान लीजिए इसने 100 टिकट बेची एट द रेट ऑफ कितना, 8.5 रुपया, तो इसको कितना आया 100 टिकट का, 850 रुपया, ठीक है। अब इस 100 टिकट में 10 टिकट इसको इनाम निकालना होगा, हर 10 टिकट में एक टिकट खुलेगी, ठीक है, हर 10 टिकट में एक टिकट खुलेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 100 टिकट में कितनी टिकट खुलेगी, 10 टिकट, और इस पे वो प्राइस देगा, मान लेते हैं 60 रुपया, ठीक है। 10 रुपए की टिकट है, खुल जाएगी तो 60 रुपया मिलेगा, ठीक है। और 10 टिकट पे इनाम निकलेगा, 100 टिकट में से 10 टिकट पे इनाम मिलेगा, 60 रुपए उसको देना पड़ेगा, तो यानी 600 रुपए उसको देना पड़ेगा, राइट। तो ये तो हो गया प्राइज मनी जो वो बांटेगा, ठीक है, ये हो जाएगा सेल। अब इसमें से कॉस्ट ऑफ टिकट, टिकट की छपाई पाई का भी तो खर्चा होगा, कॉस्ट ऑफ टिकट मान लेते हैं 100 टिकट छापने का 50 रुपया बैठ गया, ठीक है, 650, तो 200 रुपया ये इसकी पीजीबीपी की इनकम है। आपको समझ में आ गई, ये इसकी पीजीबीपी की इनकम है, राइट। अब इसने टिकट 8.5 रुपए का खरीदा, ये इसको 9 रुपए का बेच दिया, इसको 9 रुपए का बेच दिया, ये अब आगे फर्दर 10 रुपए का बेच दिया। तो अब रिटेलर की कमाई की बात कर लेते हैं। रिटेलर क्या करता है, 100 टिकट इससे लेके आया, अब ये बेचा, लेकिन अच्छा टिकट ये होता क्या है, जनरली ये टिकट ना एक एक घंटे पे इनाम खुलता है,
ये आधी आधी घंटे पे इनाम खुलता है। फिर अगली सीरीज आ जाएगी। हर टिकट की टाइमिंग होती है, जैसे एक टिकट की टाइमिंग है 9 AM to 9:30 AM, तो इसका मतलब पता है क्या है, 9 बजे से वो टिकट की बिक्री शुरू होगी, 9:30 बजे रिजल्ट आ जाएगा खट से, कौन सा नंबर खुला है, राइट। तो 9:30 बजे के पहले तक ही माल बेचना है। 9:28 मैक्सिमम है, इसके बाद टिकट नहीं बिकेगी, क्योंकि अब तो रिजल्ट आने वाला है इसका, ठीक है। उस समय सेल रोक देनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि बेचे जा रहे इनाम खुल गया, उसके बाद भी बेच रहे हैं 10 रुपए में टिकट, और पता चला वो इनाम खुल गया है, 50-60 रुपए मिलने वाला है सामने वाले को तुरंत, ठीक है। तो रिजल्ट देखने के बाद ही वो खरीद रहा है, ऐसा ना हो। तो ये होता है कि 9:30 बजे अब डॉट उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिटेलर 100 टिकट लेके आया है, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूटर ने 100 टिकट रिटेलर को बेची। क्या रेट पे बेची? 8.5 रुपए के रेट पे बेची। अब ये रिटेलर फटाफट बेचना शुरू कर देता है, ठीक है। 9 बजे वो बेचना शुरू कर दिया। 9:28 पे देखा कि मेरी 8 टिकट बच गई है। कितनी बच गई? 8 टिकट बच गई है। तो वो 8 टिकट डिस्ट्रीब्यूटर को वापस कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको 100 टिकट बेचे, सेल की 100 टिकट एट द रेट ऑफ कितना, 9 रुपया, ठीक है। और अब ये क्या करता है कि ये इसको वापसी कर देता है, रिटर्न कर देगा 8 टिकट वापस कर दिया, क्योंकि वो उसकी नहीं बिकी। देखिए ये रिटेलर छोटा व्यापारी है, ठीक है, ये अपने पास टिकट नहीं रखता है, बस ये 92 टिकट पे 1 रुपया कमा लिया। अब रिटेलर की कमाई क्या है? 92 टिकट इंटू 1 रुपीज। 1 रुपया कमाया, 9 का खरीदा था, 10 का बेचा है, तो 92 रुपीज ये इसका पीजीबीपी है। अब बात समझ में आया? ऐसे ही हर आधी आधी घंटे पे माल बेचते जाएगा, कमाते जाएगा, ठीक है। अब कस्टमर में क्या है? कस्टमर जो जितने का भी खरीदे उससे कोई मतलब नहीं, जिसका जिसका इनाम आया उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कहलाएगी। जिसको भी 60 रुपए मिला होगा उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 60 रुपए है, ठीक है। जिसने पैसा लगाए उससे कोई मतलब ही नहीं है। जो पैसा लगाए हार गए उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इनाम निकला तो जितने का इनाम निकला, जिसका निकला वो उसकी अदर सोर्सेस की इनकम है। तो हमको कस्टमर का समझ में आ गया, रिटेलर का समझ में आ गया। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर का क्या है? एक्चुअली इसी के पास अनसोल्ड लॉटरी टिकट एज स्टॉक इन ट्रेड होता है, ठीक है। अब इसका क्या हो गया? इसने बेचा और इसके पास 8 टिकट आ गई है, यही है इसका अनसोल्ड लॉटरी टिकट। ये इसका अनसोल्ड लॉटरी टिकट है जिसकी यहां पे बात कर रहा था। लॉटरी टिकट रिमेनिंग अनसोल्ड, और इससे कोई भी विनिंग आ जाए तो वो पीजीबीपी की इनकम है। आइए समझते हैं अब इसको। इसी की ये अनसोल्ड स्टॉक इन ट्रेड है, इसी के लिए बात हो रही है। अब इसकी इनकम निकालते हैं, कैसे होती है। टू परचेज, इसने परचेज कितनी टिकट की? 100 टिकट एट द रेट ऑफ 8.5, कितना हो गया? 850। बाई सेल लेस सेल रिटर्न, सेल में से सेल रिटर्न घटा के बता दीजिए नेट 100 माइनस 8 टिकट वापसी आ गई, 9 रुपए के रेट से बेचा, तो 92 इंटू 9 कितना हो गया? 828 रुपया, ठीक है। अब बाई विनिंग, इसके पास 8 टिकट बची थी, क्या इस 8 टिकट में से कुछ भी टिकट खुली है? मान लो 2 टिकट खुल गई, तो 2 टिकट पे 60 रुपए के हिसाब से आया 120 रुपए, ये भी पीएल में जाएगा। अब ये जो प्रॉफिट आया ये इसकी पीजीबीपी की इनकम है, देख लो कितना, 948 माइनस 850, 98 रुपये, ये पीजीबीपी हो गया इसका। समझ में आ रही है बात सबको कि सेल से जो पैसा आया वो भी उसके पीएल में जाएगा और विनिंग से जो पैसा आया वो भी उसके पीएल में जाएगा, ये भी उसकी बिजनेस की इनकम है। आप कहोगे सर नई लॉटरी खुली तो इस पोजीशन में तो घाटा हो जाता, 100 में अगर 8 टिकट बच गई तब तो घाटा हो जाता, क्योंकि परचेज थी 850 और 828 सेल थी, घाटा हो जाता। तो सर इसको घाटा भी हो सकता है, अरे घाटा तो हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसको रिस्क उठाना पड़ता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, हालांकि इतनी अनसोल्ड टिकट होती नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि इतनी अनसोल्ड टिकट होती ही नहीं है।
अगर किसी ब्रांड की इतनी अनसोल्ड टिकट होगी ना तो डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। लॉटरी तो एकदम देखिए, जू, दारू, ठीक है, सिगरेट, गुटखा, ठीक है, लॉटरी टिकट, जितनी बुरी चीजें हैं ना उसमें अनसोल्ड स्टॉक नहीं होता, ठीक है। ग्राहक खड़ा रहता है, माल नहीं रहता है। 9:25 पे ग्राहक आता है, कहता है राजलक्ष्मी जैकपॉट दे दो, तो हमको 9 से 9:30 वाला तो दुकानदार कहता है, रिटेलर कहता है रुको भाई बिक गई सब, अब रुको 9:31 पे दूसरी वाली टिकट मिलेगी, 9:30 से 10 वाली। ये हाल होता है, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में बैठाइएगा नहीं, इतना अनसोल्ड होता नहीं है, लेकिन अगर अनसोल्ड हो गया तो उसको बियर करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर को। हालांकि डिस्ट्रीब्यूटर देखिए एक ही जन को नहीं ना बेचा होगा, एक रिटेलर से अगर अनसोल्ड आ भी गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, दूसरे रिटेलर पूरा माल बेचे होंगे और फिर उसमें से खुल भी सकता है, खुल गया तो ये इनकम पीजीबीपी की। ये मैंने बनाया डिस्ट्रीब्यूटर का पीएल, ठीक है। तो इस पूरी कहानी में जो आप यहां पीजीबीपी में पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, दो चीजों के लिए बात हुई। एक तो वो कंज्यूमर के लिए बताया कि भाई जो कस्टमर खरीदता है उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ये वाला बंदा जो है ना यहाँ पे, ये जो कस्टमर है ये कह रहा है मेरा धंधा ही है लॉटरी टिकट खरीदना, देखो ना मेरा धंधा है कि नहीं है। 9 से 9:30 वाला खरीदता हूँ, फिर 9:30 से 10 वाला खरीदता हूँ, फिर 10 से 10:30 वाला सीरीज भी खरीदता हूँ, 10:30 से 11 वाला भी, पूरे दिन बैठा रहता हूँ लॉटरी काउंटर पे, ठीक है। 9 बजे शुरू होता है, शाम के 6 बजे तक लॉटरी चलती है, 6 बजे तक रहता हूँ, हर आधी घंटे पे हर सीरीज खरीदता हूँ। बताओ मेरा धंधा है कि नहीं है ये, ठीक है। कितने ताव से बोल रहा है, नहीं भाई बेटा तेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, पीजीबीपी नहीं है। जुए की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही जाती है और वहां इनकम टैक्सेबल नहीं होता है। तो जब तक खेलेगा, पैसा लगाते रहेगा, हारते रहेगा, कोई मतलब नहीं है। जब पैसा जीतेगा तो जितना जीतेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर है, 10 रुपए की लॉटरी टिकट खरीदा, फिर 10 की खरीदा, फिर 10 की खरीदा, फिर 10 की खरीदा, फिर 10 की खरीदा। क्या बार खरीद लिया? 10-10 रुपए करके 6 बार खरीद लिया, 60 रुपए। फिर 10 की खरीदा, फिर 10 की खरीदा, फिर 10 की खरीदा, फिर 10 की खरीदा, कितना और हो गया? 4 बार और खरीद लिया, 40 रुपए और हो गया, 100 रुपए की टिकट खरीद लिया। और इस बार जब 10वीं बार खरीदना ना तो वो खुल जाती है टिकट और 60 रुपए आ जाता है। तो 60 रुपए पाया, दिन भर में 100 रुपए गवाया, 60 रुपए आया, 100 रुपए गया। कितना कमाया? जेब से 40 रुपए गए, लेकिन सरकार कहेगी 100 रुपए जो गए उससे मतलब नहीं है, 60 रुपए आए ना, वो 60 रुपए इनकम है तुम्हारी लॉटरी की, लॉ इस पे टैक्स। तो ये है कहानी लॉटरी की। कस्टमर के लिए जो विनिंग होती है वो इनकम होती है अदर सोर्सेस की, ठीक है। रिटेलर में कोई पंगा है ही नहीं है, जितना माल बेचेगा उतने में जो कमाएगा वो उसकी मार्जिन है, ये तो नॉर्मल बिजनेस की इनकम है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर का ही पंगा था जो आपको हमने अलग से समझा दिया कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास अनसोल्ड लॉटरी होती है, हो सकता है वही खुल जाए, क्योंकि रिटेलर तो आके 9 से 9:30 वाली सीरीज का रिटेलर आके डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ा देता है अनसोल्ड स्टॉक, 9:28 पे दे देगा, 9:29 तक दे देगा। 9:30 पे लॉटरी का रिजल्ट आया तो उस अनसोल्ड स्टॉक में से हो सकता है कुछ खुल जाए, इनाम खुल जाए, तो वो इनाम की इनकम भी किसकी हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटर की, क्योंकि उसकी लॉटरी थी वो, राइट, वो उसकी पीजीबीपी की इनकम है। अब रही बात इशूइंग कंपनी की, तो उसको तो अनसोल्ड स्टॉक कोई चीज से मतलब है नहीं। लॉटरी बेचा 850 रुपए की, उसी में प्राइज मनी दिया 600 रुपए का, छापने में लगा 50 रुपए का खर्चा, 200 रुपया कमा के भारी है। तो लॉटरी खिलाने वाला मजे में रहता है, ये आपको बता दें, ठीक है। खेलने वाला तो पैसा गवाएगा ही गवाएगा, कुछ ही कमाएंगे, खिलाने वाला जुआ कमाएगा। तो इट वॉज टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटर एंड कस्टमर ओवर हियर। Now coming to next point, exempted income by virtue of section 10, 11, 13A। देखिए क्या बात आ रही है। कुछ इनकम है बिजनेस की, आपने यहां पे देखा भी है exempted income में कि those are business incomes but those are not taxable, ठीक है। तो that will not come under PGBP because they are exempt। तो ध्यान दीजिएगा, एक इनकम है बिजनेस की but that business income is exempt, तो नहीं आएगा PGBP में, ठीक है, अगर उस इनकम पे टैक्स ही नहीं लगता। फिफ्थ, सम टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 28(5)A। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि बिजनेस की एसेट कैपिटल एसेट होती है और उस पर कैपिटल गेन का टैक्स आता है, ठीक है। तो वही बात यहां पे समझाना चाहता है कि भाई अगर वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो गया ना, जैसे नॉर्मली आपको क्या लगेगा, या बिजनेस की एसेट है तो इनकम भी बिजनेस की होनी चाहिए बेचने पे, तो कह रहा है नहीं, अगर वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी तो यहां टैक्सेबल नहीं होगी, shall not be taxable under this head। एग्जाम्पल, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूट परमिट,
रूट परमिट क्या है? मेरे बिजनेस की एक इंटेंजिबल एसेट ही तो है। रूट परमिट समझते हैं ना? जैसे ट्रक वाले रूट परमिट लेते हैं। जैसे अगर आपने स्टेट परमिट लिया हुआ है तो आप अपनी गाड़ी स्टेट में ही चला सकते हैं। आपने ऑल इंडिया परमिट लिया हुआ है तो पूरे देश में आपकी ट्रक चल सकती है। आपने देखा है कि नहीं, वो ट्रेवल्स की कार पे लिखा रहता है ऑल इंडिया रूट परमिट, तो उनके पास पूरे देश का परमिट है। ठीक है, तो वो लोग अपना, जैसे अगर उसको धंधा अपना बंद करना है ना, तो वो रूट परमिट बेच सकता है अपना। तो जिसको भी ट्रेवल्स का काम करना है वो उससे रूट परमिट खरीद सकता है। तो आपको लगेगा यार ये बिजनेस की एसेट है, लेकिन आपने पढ़ लिया कि बिजनेस की जो भी एसेट होती है वो कैपिटल एसेट होती है और इस पे कैपिटल गेन होता है। तो इफ इट इज कैपिटल गेन देन ऑब्वियसली इट इज नॉट पीजीबीपी, राइट? Shall not be taxable under the head PGBP. So this was all about this particular heading कि यार ये इनकम तो बिजनेस प्रोफेशन की दिखती है बट स्टिल इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP, right? So we'll stop here.